जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जो है इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि जैसे अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए आपकी योजना और सुझाव है। सवाल नंबर 12 का है, प्रश्न नंबर 12 का है, अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना और सुझाव है। अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना और सुझाव है। अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना और सुझाव है। तो उत्तर देना है इस तरह से, सर साक्षरता और शिक्षा की योजना, प्लानिंग फॉर लिटरेसी एंड एजुकेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार ने साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है। साक्षरता दर 1991 में 39% से बढ़कर 2001 में 47% से 2011 में 63.8% हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार ने साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है। साक्षरता दर 1991 में 39% से बढ़कर 2001 ईस्वी में 47%, 2011 में 63.8% हो गई है। बिहार सरकार ने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके वैश्विक शिक्षा विभाग ने 1981 में यूनेस्को पुरस्कार भी जीता है। केरल के राज्य साक्षरता प्रयासों से सीखना है, लर्निंग फॉर्म स्टेट लिटरेसी एफर्ट ऑफ केरला। ठीक है, केरला में भारत के राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर है। इसके बाद मिजोरम राज्य है। केरल वर्ष 2006 से 2007 में भारत के 21 प्रमुख राज्यों में शिक्षा विकास सूचकांक एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर है। 94% से अधिक ग्रामीण आबादी के पास 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय है, जबकि 98% आबादी 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक स्कूल को लाभान्वित करती है। 96% से अधिक लोगों के लिए 3 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है, जिनके 98% लोगों को 8 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक शिक्षा की सुविधा का लाभ मिलता है। शहरों में उच्च शिक्षा संस्थानों में ग्रामीण छात्रों की पहुंच व्यापक रूप से रियायती परिवहन किराए द्वारा सुगम है। केरल की शिक्षा प्रणाली सरकार के स्वामित्व या सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा विकसित की गई है। राज्य में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में स्कूली शिक्षा 10 साल के लिए होती है, जिसे निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में विभाजित किया जाता है। माध्यमिक स्कूली शिक्षा के 10 वर्षों के बाद छात्र आमतौर पर उच्च माध्यमिक शिक्षा में 3 प्रमुख धाराओं उदार, कला, वाणिज्य या विज्ञान में से एक में दाखिल लेते हैं। आवश्यक पाठ्यक्रम पूरा करने पर छात्र सम्मान या पेशेवर स्नातक कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं। केरल ने 1980 के दशक के अंत में एर्नाकुलम जिले में कुल साक्षरता के लिए अभियान चलाया, जिसमें एक तरफ इसके कलेक्टर के नेतृत्व में जिला प्रशासन और दूसरी तरफ स्वैच्छिक समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के बीच एक संलयन था। 4 फरवरी 1990 को केरल सरकार ने
तब केरल राज्य साक्षरता अभियान की शुरुआत करते हुए राज्यव्यापी स्तर पर इस पहल को दोहराया। सबसे पहले साक्षरता परिदृश्य और उन क्षेत्रों की सटीक तस्वीर बनाने के लिए घर घर जाकर बहुस्तरीय सर्वेक्षण यात्राओं के साथ घरों का सर्वेक्षण किया गया, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने और कार्यक्रम के लिए एक ग्रहणशील सामाजिक माहौल बनाने के लिए कला, जत्थ, सांस्कृतिक मंडल और साक्षरता पद यात्रा आयोजित किए गए। अभियान के निष्पादन की निगरानी के लिए राज्य के अधिकारी, प्रमुख सामाजिक हस्तियों, स्थानीय अधिकारियों और वरिष्ठ स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए एक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली बनाई गई थी। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2003 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु भारत का सबसे साक्षर राज्य है। इस योजना के अग्रदूतों में से एक मद्रास है, जिसने 1923 में मद्रास शहर के निगम स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना शुरू किया था। इस कार्यक्रम को 1960 के दशक में के कामराज के मुख्यमंत्रित्व काल में बड़े पैमाने पर पेश किया गया था। पहला प्रमुख जोर 1982 में आया था, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन ने 10वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के लिए योजना को सार्वभौमिक बनाने का फैसला किया। तमिलनाडु का मध्याह्न भोजन कार्यक्रम देश में सबसे प्रसिद्ध में से एक है। 1982 ईस्वी से शुरू होकर तमिलनाडु ने स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त लंच के आधार पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाया। उन निदेशक की अपेक्षा करते हुए जिन्होंने कहा कि यह चुनावी नौटंकी थी। और अर्थशास्त्रियों ने कहा कि यह थोड़ा राजकोषीय अर्थ है। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.जी.आर. ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जो 19वीं शताब्दी के जापान में इसी तरह की पहल से मिलता जुलता था, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे के रूप में अनुभव किया था कि परिवार के पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं होने के कारण भूखे स्कूल जाना कैसा होता है। आखिरकार इस कार्यक्रम में 15 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के पहले 4 महीनों के लिए कवर किया गया। तमिलनाडु की साक्षरता दर 1981 में 54.4% से बढ़ाकर 2011 में 80.03% हो गई है। 2001 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को सभी सरकारी वित्त पोषित स्कूलों में मुफ्त स्कूल लंच लागू करने का निर्देश दिया, लेकिन भ्रष्टाचार और सामाजिक कारणों से कार्यान्वयन कमजोर रहा है। मुद्दे इन बाधाओं के बावजूद 120 मिलियन भारतीय स्कूलों में हर दिन मुफ्त लंच प्राप्त करते हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम बन जाता है। दूसरा में नीतियों और साक्षरता कार्यक्रम, पॉलिसी एंड प्रोग्रामिंग ऑफ लिटरेसी। साक्षरता समस्या के पैमाने को जटिलता के बावजूद इसके लिए दी गई प्राथमिकता चौंकाने वाली कम है, जो घोषित इरादे और वास्तविक कार्रवाई के बीच एक बड़ा अंतर दर्शाती है। साक्षरता के इर्द गिर्द उत्पन्न गति 90 के दशक के मध्य से लगभग एक दशक के बाद से समाप्त होने लगी थी। एनएलएम अब काफी हद तक अप्रभावी है और साक्षरता कार्यक्रम
कम संसाधन है। 11वीं योजना के दस्तावेज में सरकार के स्वयं के प्रवेश से सतत शिक्षा कार्यक्रम आगे बढ़ने से विफल रहा है, जिससे महिलाएं निरक्षरता की ओर बढ़ रही है। लेकिन पिछले दशक के वर्षों में संशोधन करने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए हैं। यह बहुत संभावना है कि भारत साक्षरता से संबंधित EAFA और MDG लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा, जैसा कि यूनेस्को की वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2006 में बताया गया था। समस्या आंशिक रूप से क्षेत्रों और प्राथमिकताओं के अनुसार पदानुक्रम में निहित है। 90 के दशक में प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक प्रचलन का उद्देश्य हुआ है, जिसने शिक्षा के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इस तरह से तैयार किए गए अक्सर वयस्क और उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा को प्रतिस्पर्धा निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो उपयोगी नहीं है। साक्षरता के लिए वयस्कों की जरूरतें बच्चों से बहुत अलग है और विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करती है। स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रयासों के बावजूद स्कूल छोड़ने की दर उच्च बनी हुई है। युवा वयस्क अधिकतर महिलाएं अशिक्षितों के पूल में लगातार प्रवेश कर रही है। चूंकि महिलाएं साक्षरता कार्यक्रमों में प्रमुख भागीदारी है, इसलिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और निवेश की यह कमी उन्हें सीधे प्रभावित करती है। महिला समूह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति स्तर के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके शिक्षा क्षेत्र के एजेंडों के साक्षर के मुद्दे को उजागर करने और वापस लाने का प्रयास रहा। तीसरा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NRLM, नेशनल लिटरेसी मिशन। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के शुभारंभ में अभियान आधारित दृष्टिकोण कुल साक्षरता अभियान TLC के लिए पहले के केंद्र आधारित कार्यक्रम के साथ एक महत्वपूर्ण विराम को चिन्हित किया। स्वयंसेवक आधारित मॉडल के आधार पर इसने बड़ी संख्या में लोगों का साक्षरता से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। संभवतः अभियान का सबसे सकारात्मक और आश्चर्यजनक परिणाम महिलाओं को भारी भागीदारी लगभग 70% था, जिसने पहले की धारणाओं को दूर कर दिया कि महिलाएं, विशेष रूप से गरीब महिलाएं, साक्षरता में रुचि नहीं रखती है। कार्यक्रम एक शिक्षा आधारित मॉडल था जिसमें शुरुआती दिनों में कई नवाचारों के लिए जगह थी। भारतीय TLC को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा भी मिली और वास्तव में कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद भी कई वर्षों तक पुरानी वादों का सिलसिला जारी रहा। मुख्य समस्या क्षेत्र TLC मॉडल कहीं और बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियानों के लिए बहुत अलग नई समस्याओं में भाग गया। इनमें से कई समस्याओं की विभिन्नता दस्तावेजों में रेखांकित किया गया, जिनमें हाल ही में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के वर्किंग पेपर और 11वीं पंचवर्षीय योजना शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण है। TLC कार्यक्रम रैखिक प्रगति के एक मॉडल पर आधारित था। साक्षरता के बाद और सतत शिक्षा संकल्पनात्मक रूप से साक्षरता को शिक्षार्थियों की जरूरतें से शुरू करने या
साक्षर को उनके लिए चिंता के मुद्दों से जोड़ने के बजाय एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में देखा गया था। अवधारणात्मक खामियों के अलावा प्रबंधन के संदर्भ में प्रत्येक चरण के बीच अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण शिक्षार्थियों निरक्षरता में फिर से हो गया। कठिनाई का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र एक अभियान से एक संस्थागत कार्यक्रम में परिवर्तन था। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया था कि स्वैच्छिकता को कायम नहीं रखा जा सकता है और न ही लंबे समय तक एक अभियान की तीव्रता हो सकती थी। हालांकि सीई के लिए संस्थागत और कार्यक्रम ढांचे जगह में नहीं थे, जैसे ही अभियान ने अपनी मिशन मोड में शैली को खो दिया, जिला साक्षरता समितियां जो कई सफल अभियानों में सफल आगे थी, नौकरशाही बन गई। टीएलसी के बाद चरण की एक और बड़ी समस्या एनएलएम से निधियों जारी करने में देरी है। सफल अभियान चलाने वाले कई जिलों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। कार्यक्रम अनिवार्य रूप से एक आकार का सभी कार्यक्रम के लिए उपयुक्त था। हालांकि जमीनी हकीकत शिक्षार्थी समूहों, जरूरत, साक्षरता स्तरों और महत्वपूर्ण ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय अंतरों के संदर्भ में विविधता और विविधता को भी दर्शाती है। रणनीतियों की योजना बनाते समय विभिन्न समूहों के इन मुद्दों और जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया था। मजे की बात यह है कि 11वीं योजना के 2 साल बाद भी एक नया कार्यक्रम शुरू नहीं किया जाना बाकी है। एक संशोधित राष्ट्रीय रणनीति का विवरण वर्तमान में तैयार किया जा रहा है और सीखे गए सबक के आधार पर कुछ नए तबकों का सुझाव दिया जा रहा है। मौजूदा कार्यक्रम का पुनर्गठन करना ताकि बुनियादी साक्षरता के बाद और सतत शिक्षा का निरंतर बने। कार्यक्रम विविधता होना चाहिए और विभिन्न प्रकार की सीखने की जरूरतों लक्षित समूहों को संबोधित करना चाहिए और साक्षरता को विभिन्न संदर्भों और समूहों के विशिष्ट दृष्टिकोण के माध्यम से विस्तृत किया जाना चाहिए। एक ग्रामीण स्तर के केंद्र की स्थापना को साक्षरता और सीखने के अवसरों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा बताया जाएगा। आशा करते हैं आज के वीडियो में जो है आपने सीखे होंगे कि जो है किस प्रकार से जो है आपका प्रश्न था, अनुसूचित जाति महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना और सुझाव है। तो आपका सवाल जो है आपको यहाँ तक दे दिए है, अब यहाँ से देना है आपको। अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।